वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डे 21 का ये फिजिक्स रिवीजन टेस्ट का सॉल्यूशन। टॉपिक है ऑसिलेशन एंड वेव। ये जो टॉपिक है इससे हम लोग अपने नीट में 3 क्वेश्चंस को श्योर शॉट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर लकी रहे तो 4 तक आएगा, लेकिन 3 तो आएगा ही आएगा। मैं हूँ आलोक झा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेक्टर जो है वेलोसिटी वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल आर रिलेटेड एज दिस। तो देखो v dv बाई डी एक्स को, ये जो v dv बाई डी एक्स है इसी को तो a भी कहते हैं ना, एक्सेलरेशन। तो a इज इक्वल्स टू दिया हुआ है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विद द इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है v नॉट एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, यानी मेन पोजिशन पर। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट एक्स एज। तो ये बेसिकली ए इक्वल्स टू जब माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाला रिलेशन है, ये तो एस एच एम का ही रिलेशन हो गया। तो ऐसे में वी और एक्स का रिलेशन जो स्टैंडर्ड है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हो। हाँ, बस इसमें देखो ओमेगा के फॉर्म में सब कुछ नहीं है, तो ओमेगा को अंदर कर दो, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये ओमेगा ए को तुम मैक्सिमम वेलोसिटी यानी वी नॉट लिख का स्क्वायर कह सकते हो, ओमेगा इंटू ए की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो द फर्स्ट आंसर विल बी सेकेंड वन, ठीक है। चलिए सेकेंड पे चलते हैं हम लोग। A copper sphere attached to the bottom of a vertical spring is oscillating with time period 10 seconds. The copper sphere is immersed in a fluid. Assume the viscosity of the fluid is negligible, of specific gravity 1/4 of that of copper. The time period of oscillation. ध्यान से यहाँ पर देखो, इसमें सब के सब लगभग गलत कर देते हैं। ये बिना देखे कि ये किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है बताओ, स्प्रिंग का या पेंडुलम का। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख रखा है स्प्रिंग। अगर आप इस वर्ड पे बस ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा आंसर कभी करेक्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर तुमने इसको जिस तरीके का इसका वर्डिंग्स है उस वर्डिंग्स के अकॉर्डिंग तुम इसमें टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में ये चलेगा 2 π√L/g, लेकिन ये भूल जाओगे कि ये जो टाइम पीरियड है ये तो किसके लिए है, पेंडुलम के लिए है ना। क्या ये स्प्रिंग मास के लिए होता है? तो स्प्रिंग मास के लिए वो इक्वेशन नहीं है। स्प्रिंग मास के लिए क्या इक्वेशन होता है? तो 2 π√, बोलो, m/k। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो टाइम पीरियड जो है वो बिल्कुल भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर अदर देन द मास एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, खास करके अगर वो एक्सटर्नल फैक्टर एक कांस्टेंट फोर्स टाइप का हो। जैसे कि उसको फ्लूइड में डुबाया तो उस पर एक बॉयंसी फोर्स लगेगा एंड दैट बॉयंसी फोर्स विल बी व्हाट, कांस्टेंट, है ना। तो ये जो है बॉयंसी फोर्स का इफेक्ट स्प्रिंग के टाइम पीरियड पे बिल्कुल नहीं होगा। सो इट्स आंसर विल रिमेन सेम। कितना, 10 सेकंड था, सो 10 सेकंड ही रहेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस वो दिया हुआ है x इक्वल टू a cos ओमेगा t। अब वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। तो जब भी हम लोग x और a का रिलेशन देखते हैं तो x और a के रिलेशन में हम लोग क्या जानते हैं, दोनों का फेज डिफरेंस होता है पाई का। एम आई क्लियर? तो अगर ये फेज डिफरेंस पाई का है तो इसका मतलब हो गया 180 डिग्री, मतलब जो x वाला ग्राफ है उसका 180 डिग्री चेंज यानी फ्लिप कर दोगे, उल्टा कर दोगे, तो उससे a वाला ग्राफ बन जाएगा। तो x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t का पहले ड्रॉ कर लो, यहाँ x यहाँ t। तो a cos ओमेगा t का ऐसा, a है ना, ये मतलब cos है ना, तो cos का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। अब अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन पे जाना है तो एक्सेलरेशन के लिए बस इसी ग्राफ को उल्टा करो तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। कौन सा वाला ग्राफ से मैच कर सकता है ये? ऑप्शन सी से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये कह रहा है द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल जो कि एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है कितने डिस्टेंस पर, इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन आपको मालूम होना चाहिए, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
और पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमने वो को जिसका जिसका ये उसने पूछा है वो है काइनेटिक एनर्जी और किसका किसका पूछा, काइनेटिक और पोटेंशियल। तो k बाई यू, तो x के जगह पर रख दे a बाई टू, यहाँ जो है ना x के जगह पर a बाई टू रख दे। तो देखो तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना बनेगा, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह a बाई टू रखोगे तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये बनेगा 3a स्क्वायर बाई फोर। और ये जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसके जगह पे बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स के जगह a बाई टू रखोगे तो यहाँ बनेगा a स्क्वायर बाई फोर। सो जस्ट टेक द रेशियो ऑफ k एंड u। तो k बाई यू अगर करोगे, k बाई यू अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 जैसा लग रहा है। देखते हैं 3 का कोई ऑप्शन है क्या, यस है ना। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, द एम्पलीट्यूड ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इज 4। यहाँ डाटा इसका लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड हो गया 4। एट द मीन पोजिशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 16। तो मीन पोजिशन पर स्पीड होता है मैक्सिमम, V0 का वैल्यू है 16, मतलब a ओमेगा का वैल्यू है 16। तो यहाँ से ओमेगा जो आएगा वो हो जाएगा 16 बाई a यानी 4, तो आंसर हो गया 4। तो ओमेगा भी निकल गया। अब वो पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजिशन एट विच स्पीड बिकम्स 8√3। तो v का रिलेशन हमें पता है ओमेगा स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v का वैल्यू दिया हुआ है 8√3, ओमेगा हमें मालूम है 4, अंडर रूट a स्क्वायर एम्पलीट्यूड की जगह पर रखो 4 स्क्वायर, है ना, माइनस हमें निकालना है x, तो x स्क्वायर। तो यहाँ से एक काम कर सकते हैं हम लोग कि ये 4 से पहले इसको काट दें, तो ये 2√3 बना, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करेंगे तो 2√3 का स्क्वायर बना 12 इक्वल टू वहाँ हो गया 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर हो गया 4, तो x हो जाएगा 2। ठीक है, तो x अगर 2 होता है तो फिफ्थ का आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। When a particle executing SHM oscillate with a frequency nu, the kinetic energy of the particle, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है उसका डबल फ्रिक्वेंसी के साथ पीरियोडिक मोशन में वाइब्रेट करता है। तो चेंजेस पीरियोडिकली विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ न्यू नहीं है, ये चेंजेस पीरियोडिकली विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्वाइस न्यू। प्लीज रिमेंबर दिस, ये काइनेटिक एनर्जी के भी साथ है और पोटेंशियल एनर्जी के साथ भी है। हाँ, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। अगर टोटल एनर्जी का उसने कभी भी टाइम पीरियड पूछा तो टाइम पीरियड हो जाएगा 0 और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इनफाइनाइट, है ना। तो कभी भी अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट हो जाए तो उसका टाइम पीरियड 0 मानते हैं हम लोग। डन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। इफ़ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग SHM and its current displacement is √3/2 times amplitude, मतलब x के जगह पर जो वो बात कर रहा है वो √3/2 times amplitude a from its mean position, then ratio between potential energy and kinetic energy। तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपको मालूम है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मालूम है ना सबको, और काइनेटिक एनर्जी का भी इक्वेशन आपको पता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये एक्स के जगह पर यहाँ रखो दोनों में और रेशियो ले लो। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, प्लीज़ इंश्योर करो कि ये आपसे हो। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अ 10 kg मेटल ब्लॉक इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 1000। अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन बाय 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड। द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज। अच्छा, अगर मान लेते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो स्प्रिंग मास सिस्टम में यहाँ पर अगर मास है तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहाँ पर होता है, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम पोजीशंस पे होता है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन यही होता है, ए मैक्स। क्लियर है। अब ये जो ए मैक्स है इसका वैल्यू तुम कैसे निकालोगे, तो ए मैक्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एफ मैक्स बाई व्हाट एम।
तो एफ मैक्स बाई एम, या फिर इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर ए। अब तुम्हें जो भी मालूम है इन दोनों में से, फोर्स बाय मास या ओमेगा स्क्वायर ए, दोनों में से किसी को भी अगर अप्लाई करोगे तो ये आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मैं पहले, क्योंकि इसमें देखो स्प्रिंग कांस्टेंट भी दिया हुआ ही है और मास भी दिया हुआ ही है, तो ओमेगा नहीं निकाल सकते ऐसा नहीं है। ओमेगा तो तुम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हो अगर चाहो तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाय एम, है ना। तो यहाँ से देखो के और एम मालूम है तो ओमेगा निकाल लोगे, और ओमेगा मालूम है उसको यहाँ रख दो ओमेगा को, और ए के जगह तो ले लोगे ये 10 सेंटीमीटर यानी 0.1, तो वहाँ से भी आ जाएगा। तो एक अप्रोच तुम लोग ये सॉल्व करो खुद से, बताओ कितना आ गया, 1000 बाय मास हो गया 10, कट गया, 100 का रूट करेंगे तो आएगा 10, ओमेगा हो गया 10। चलो, तो वहाँ से ओमेगा स्क्वायर ए मैक्स कितना हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर इंटू ए की जगह पर है 10 सेंटीमीटर ना, तो 10 बाई 100, ये ख़त्म, तो यानी ये आंसर आ गया 10। एक आंसर तो आ गया, ठीक है। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने के लिए एक और भी तो अप्रोच बताया ना तुम्हें, कौन सा वाला अप्रोच, ये वाला अप्रोच, ये देखो ए मैक्स इक्वल्स टू एफ मैक्स बाई एम। तो एफ मैक्स तो इसी पोजीशन पर होगा, तो एफ मैक्स के जगह पर तुम लिख सकते हो के एक्स मैक्स बाई वॉट, एम की जगह एम है, के मालूम है, एक्स के जगह पर ये वाला वैल्यू रख दो और एम से डिवाइड कर दो, तो ये सेकंड तरीका होगा जिससे आंसर आएगा। क्या मैं दोनों तरीके से क्लियर हूँ आप लोगों को? पहला तरीका ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा पहले निकाल करके रख दो। दूसरा तरीका एफ बाई एम, एफ निकाल दो फिर मास से डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलने से पहले थोड़ा सा हमें जगह का ज़रूरत है, तो ये वाला एरिया को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे, एक ब्लॉक है किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, जो कि एसएचएम को एग्जीक्यूट करता है। इसका जो ये एक सरफेस है और ये सरफेस एसएचएम को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसका एम्पलीट्यूड कितना है ए, इसका एम्पलीट्यूड है ए। ठीक है, अब वो कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फॉर विच ब्लॉक जस्ट स्टार्ट स्लिप। तो देखो ये जो सरफेस है वो सरफेस ही ऑसिलेट कर रहा है, ध्यान में दो, ये ब्लॉक इस सरफेस पे रखा हुआ है और सरफेस ऑसिलेट कर रहा है। तो ऐसा होने पर मैक्सिमम जो इसमें एक्सेलरेशन आता है, मतलब मैक्सिमम डिटेचिंग टेंडेंसी, बताओ कहाँ पर आता है, ये क्लास में आप लोगों को रिपीट करवाया था। तो मैक्सिमम डिटेचिंग टेंडेंसी आता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, एम आई क्लियर? कहाँ पर आता है? एक्सट्रीम पोजीशन पर। तो अब एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर हम लोग देख लें, मतलब जब ये एक्सट्रीम यानी यहाँ से इतना दूर पे होगा, तो उस वक्त इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है ओमेगा स्क्वायर ए। तो उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो होगा एम ओमेगा स्क्वायर ए। एम आई क्लियर? तो एफ मैक्स जो होगा इस पर वो हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, और वो इस सरफेस से कहाँ से मिलेगा, अगर उसे मान लो डिटैच नहीं होना है तो यहाँ पर फ्रिक्शन होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन का वैल्यू होना चाहिए कितना, म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू एम जी। ठीक है, तो अगर ये एम ओमेगा स्क्वायर ए इस म्यू एम जी से एक्सीड हो गया तो डेफिनेटली डिटैच हो जाएगा। तो वो जस्ट डिटैच करवाना चाह रहा है, तो एम ओमेगा स्क्वायर ए इक्वल टू म्यू एम जी लिखेंगे, एम विल गेट कैंसल्ड आउट। सो हम लोग क्या पूछा था उसने, तो हम लोग यहाँ से ओमेगा, अच्छा फ्रीक्वेंसी पूछा, पहले ओमेगा निकाल दो, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा म्यू जी बाय ए, तो यहाँ से ओमेगा आ गया। अब टाइम पीरियड लिख लो या फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली निकाल दो, ओमेगा बाई 2 पाई करके, तो देखो तो किससे आंसर मैच करेगा, ओमेगा बाई 2 पाई, तो यानी रूट अंडर म्यू जी बाई ए, म्यू जी बाई ए बाई 2 पाई, ये वाला आंसर, पहला ऑप्शन। ये वाले क्वेश्चन को देखो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, ये आपके नोट्स में वेल तरीके से मैंने नोट्स में करके लिखवाया था, एक ये वाला
और एक और, अगर मान लेते हैं कि एक मास किसी पैन में रखा हुआ है और वो पैन वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है, तो भी थोड़ा सा यहाँ पर पॉज लेकर के रिकॉल करो अपने नोट्स के थ्रू, ठीक है? ओके, तो दोनों ही नोट्स इंपॉर्टेंट थे, प्लीज गो विद दिस। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इट्स एम्पलीट्यूड इन 1 सेकेंड। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट करे और ये कुछ ऐसा हुआ, तो ये हो गया मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से पूरा एक साइकिल लगाने में जितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। करेक्ट है, टाइम पीरियड। दैट टाइम पीरियड को हम लोग बोल दिया टी। ओके, अब मीन पोजीशन से अगर आधा दूर पर जाने की बात हो, तो मीन से आधा दूर जाने तक में टाइम लगता है T/12, याद है सबको? और आधे दूर से एक्सट्रीम तक जाने में टाइम लगता है T/6। अब क्वेश्चन को पढ़ करके बताओ कि कौन सा वाला टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड। तो बोल रहा है कवर्स अ डिस्टेंस इक्वल टू हाफ इट्स एम्पलीट्यूड, ठीक है? तो मतलब T/12, क्योंकि मीन से वो स्टार्ट होगा, ठीक? तो यानी T/12 इज इक्वल्स टू 1। सो टाइम पीरियड टोटल कितना हो गया? 12 सेकेंड का, ठीक है? 12 सेकेंड, यानी ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। द डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिलेटेड टू। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, ये इसका जो आंसर है कौन सा होना चाहिए रे? डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्ट इन द, क्योंकि ऑल एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ये तो नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन बट एक्सेलरेशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो मुझे ठीक ही लग रहा है, सेकंड ऑप्शन। अच्छा, सेकंड के बाद थर्ड पे एक बार सोचते हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर पैरेलल एंड दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं होते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर एंटी पैरेलल एंड बोथ आर, यहाँ आधा देखो करेक्ट है, एंड बोथ परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। नहीं, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो, मुझे जो लग रहा है ना वो सेकंड ऑप्शन ही अच्छा लग रहा है। देखो कैसे, अगर ये मेन पोजीशन है, यहाँ पर अगर है ये ब्लॉक, तो ये ब्लॉक अगर राइट जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव। अगर ये राइट गया तो डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव। तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी एक्ट इन द सेम डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पर और भी सोचें कि अगर ये ब्लॉक यहाँ से लेफ्ट के तरफ आ रहा है, लेफ्ट के तरफ ही आ रहा है, तब डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा तो वेलोसिटी भी तो निगेटिव होगा, है ना? तो ये सही है, बट एक्सेलरेशन इन द अपोजिट, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट तो अपोजिट होता ही है, तो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। व्हेन अ बॉय इज प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन सिटिंग पोजिशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्विंग इज टी, ठीक है? इफ द बॉय स्टैंड्स अप, the time period of oscillation of the spring, ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग है, तो स्विंग में मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है? इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 2π√L/g। तो अगर मान लेते हैं बॉय अपनी जगह से खड़ा हुआ तो सेंटर ऑफ मास ऊपर उठ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास अगर ऊपर उठेगा तो यानी इफेक्टिव एल का वैल्यू घटेगा। एल का वैल्यू घटने से टाइम पीरियड भी घट जाता है, ठीक है? तो टाइम पीरियड घटने से लेस देन टी बन जाएगा। क्लियर है? अगर हम लोग बैठे हुए हैं तो जो लेंथ है और खड़े हो जाएंगे तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर हो गया ना, तो इफेक्टिव लेंथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हैज डिक्रीज्ड। ओके, टू मेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहा हूँ, डबल 1 हैज़ टू। तो फ्रीक्वेंसी, पहले टाइम पीरियड को लिख लेते हैं,
2 पाई अंडर रूट m/q। तो फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है, तो 1/2 पाई रूट अंडर k/m। अगर वो फ्रीक्वेंसी को डबल करना चाह रहा है तो क्या करना पड़ेगा? जो k पर कोई बात किया नहीं है, जो भी बात किया वो मास के ऊपर। तो फ्रीक्वेंसी और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो मास को घटाना पड़ेगा अगर फ्रीक्वेंसी को हमें बढ़ाना है। तो मास को 1/4 अगर करेंगे, 1/4, तो रूट का बाहर आएगा तो 2, और वो 2 जाएगा ऊपर, तो 1/4, उसी को क्वाड्रुपल भी कहते हैं। नहीं, क्वाड्रुपल तो 4 टाइम्स हो गया, सॉरी क्वाड्रुपल नहीं, रिड्यूस द मास टू 1/4, ये है 13 का डी चेक करना, तो 13 का डी, क्वाड्रुपल मतलब 4 टाइम्स मास, और रिड्यूस द मास टू 1/4 मतलब m/4। तो हम लोगों को मास घटाना है, तभी फ्रीक्वेंसी बढ़ पाएगा। ठीक है, ओके। इफ क्वेश्चन नंबर 14 को देख रहा है। इफ अ सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर जी डिक्रीजेज बाय 2%, देन टाइम पीरियड। तो टी जो होता है वो होता है 2 पाई रूट अंडर l/g। तो जी के इन्वर्सली है, तो अगर जी घटे तो पक्का टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो इंक्रीज वाला ही ऑप्शन हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, टी और जी का अगर मैं रिलेशन देखूं कुछ ऐसा है। डन। सो डेल टी बाई टी का मॉड अगर देखूं तो हाफ ऑफ डेल जी बाई जी। तो डेल जी बाई जी का वैल्यू है 2%, तो हाफ ऑफ 2 यानी 1%, तो ये इंक्रीज बाय 1% हो जाएगा। ठीक है, ओके 15 पे आ जाओ। इफ अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूटिंग SHM फॉल्स फ्रीली along with a support। तो जी इफेक्टिव तो हो जाएगा 0। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट l/g। तो जी इफेक्टिव हो गया 0। तो टाइम पीरियड हो जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट टाइम पीरियड होने का मतलब उसका पीरियडिसिटी तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब क्या, वो ऑसिलेट ही नहीं कर पा रहा है, तो इट डस नॉट ऑसिलेट एट ऑल, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। इफ द इक्वेशन y1 इक्वल्स टू a sin omega t and y2 इक्वल्स टू a/2 sin omega t plus a/2 cos omega t, then ratio of the amplitude of टू मोशंस। तो पहला मोशन का एम्पलीट्यूड हुआ a, दूसरे मोशन का एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, पक्का है a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा a/2 इंटू √2। ठीक है, ये सेकेंड वाले का एम्पलीट्यूड है। अब पहले वाले का एम्पलीट्यूड है a, तो रेशियो ले लो, रेशियो लो, ये √2 ही बनेगा, है ना। ये तो √2 ही बनेगा, प्लीज मेक इट बाय योरसेल्फ। इसका द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास, ये हो गया x1, ये हो गया x2। एनर्जी दोनों का सेम हो, एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का एनर्जी अगर सेम है तो पहले वाले का यानी E1 इक्वल टू E2 करना है ना तुम्हें, तो हाफ m1 ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर यानी ओमेगा 1 a1, फिर हाफ m2 ओमेगा 2 स्क्वायर a2 स्क्वायर। हाफ हाफ को काट दो, दोनों का मास सेम है इसलिए m1 m2 को भी काट दो। अब ओमेगा 1 की जगह पर है 10, यहाँ से देखो यहाँ पर है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू a1 की जगह पर हो गया 4 का स्क्वायर। ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, ये है ना, ये ओमेगा, और a2 स्क्वायर हो गया 5 स्क्वायर। तो क्या ओमेगा स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे तुम लोग, फिर ओमेगा भी निकालना है। होप सो तुम लोग कर लोगे। ठीक है,
The amplitude and the periodic time of SHM are 5 centimeter and 6 centimeter. Five centimeter and 6 centimeter respectively at a distance of 2.5 centimeter away from the mean position. The phase will be तो 2.5 सेंटीमीटर अवे, एम्पलीट्यूड हो गया उसका 5 सेंटीमीटर और टाइम पीरियड हो गया उसका 6 सेकेंड, है ना। तो 2.5 सेंटीमीटर पे पूछा, यानी हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे हुआ क्योंकि x हो गया 2.5। ओके, तो हाफ ऑफ द अगर पोजीशन पे पूछे तो वहाँ पर कितना फेज होता है रे? मुझे तो डायरेक्टली ही याद है π/6, तुम लोग को भी याद करवाया ही था, है ना। ये देखो यहाँ पर फेज कितना 0, आधे पे कितना होता है यहाँ पर π/6, यहाँ पर एक्सट्रीम पे कितना हो जाएगा π/2, फिर इधर पे कितना हो जाएगा तो 5π/6, इधर पे कितना हो जाएगा पाई, फिर ऐसे ही आगे भी है। कम से कम इतना तो याद रखना ही रखना है, याद करवा के रखा है, ठीक है। ओके, फिर है अ मेटेलिक वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैज अ मास दिस, इफ अ टेंशन इज अप्लाइड टू द वायर व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव का इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू √T/μ, है ना। स्ट्रिंग का तो यही है। तो टेंशन का वैल्यू दिया हुआ 100, तो रूट अंडर हो गया 100 बाय, अब है म्यू, म्यू मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। मास देखो तुम्हें दिया हुआ है और लेंथ देखो दिया हुआ है, तो मास बाय लेंथ करोगे यही आ जाएगा, लेंथ तो 1 मीटर है, तो म्यू की जगह पर आ गया 10 × 10⁻³ तो बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है, आ जाएगा आंसर। 20 को देखो, इफ वी स्टडी द वाइब्रेशन ऑफ अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर दोनों एंड ओपन है ना, तो कौन सा वाला सही नहीं है, हमें रॉन्ग वाले को ढूंढना है, ऐसा है ना। तो इस यहाँ पर देखो, ये ओपन एंड पर प्रेशर का चेंज नहीं होता है, प्रेशर का चेंज नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है एंटी नोड बनता है, एंटी नोड में बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर जो होता है वो एंटी नोड किसके हिसाब से बनता है, वो डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, और प्रेशर के हिसाब से ये नोड बनता है। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डेल्टा पी कितना होता है 0, तो ओपन एंड विल बी एंटी नोड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। ऑड हार्मोनिक्स विल बी जनरेटेड, यस, ऑल हार्मोनिक्स विल ऑल्सो बी जनरेटेड, क्योंकि सारे हार्मोनिक्स होते हैं, ऑड हो इवन हो, तो प्रेशर चेंज विल बी मैक्सिमम, नहीं मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, तो ये वाला करेक्ट होगा। 21 को देखो, बीट कब होता है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका एग्जांपल नहीं है। इंटरफ्रेंस ऑफ 2 और मोर वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये तो पूरा स्टेटमेंट ही है, ठीक है। चलो 22, a wire of length L and linear density M is stretched by a force T, frequency is N1. Another wire of same material लेकिन लेंथ है 2L और linear density भी same as a force 90, frequency N2. Then the N2/N1, देखो N के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं V/2L और V की जगह पर लिख सकते हैं √T/μ, क्योंकि स्ट्रिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को सोच लिया। सो पहले केस में अगर हम बात करें तो N1 लिखेंगे तो 1/2L, L के जगह पर कैपिटल L इंटू √T के जगह पर T, म्यू के जगह पर हो गया मास पर यूनिट लेंथ, M है L है, चलो म्यू ही अभी फिलहाल छोड़ दो। अच्छा N2 को लिए क्या लिखोगे, तो 1/2L के जगह पर हो गया 2L, √T की जगह पर हो गया 90/μ, म्यू में उसने बोला चेंज हुआ नहीं, सेम लीनियर मास डेंसिटी बोल रहा है, तो यहाँ पर भी म्यू। सो N1/N2, अच्छा N2/N1 अगर रेशियो ले ले तो क्या होगा,
n2/n1, ये तो 3/2 जैसा लग रहा है मुझे, तुम लोग करके देखना। तो 22 का मुझे सी जैसा लग रहा है, ठीक है। 23, अ पाइप क्लोज एट वन एंड एंड ओपन एट and closed at one end, open at other end, resonates with a sound of frequency 135 and also with 165, but not any other frequency। तो ये दो लगातार रेजोनेंस हुआ है। तो दो लगातार रेजोनेंस के बीच में जो गैपिंग होता है उसको हम लोग λ/2 या v/2l के बराबर कहते हैं, है ना। टू कॉन्जिक्यूटिव हार्मोनिक्स के बीच में जो गैप ऑफ फ्रीक्वेंसी है डेल्टा एफ, वो हमेशा किसके बराबर होगा, v/2l। बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। ओके, सो यहाँ डेल्टा एफ का वैल्यू हो गया 165 135 यानी 30, तो v/2l का वैल्यू हो गया 30। ओके, नाउ व्हाट, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट ऑफ द पाइप। अच्छा, जो पाइप एक तरफ खुला है और दूसरी तरफ बंद है, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग v/4l f0। यहाँ पर हमें v/2l का वैल्यू मिला हुआ है 30, तो v/4l का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, v/2l का भी आधा है ना, तो 15, तो 23 का हो जाएगा a, ठीक। 24, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ द ओपन पाइप is equal to frequency of the first overtone of the closed pipe। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप तो मतलब हो गया थर्ड हार्मोनिक, तो वो हो गया 3v/2l, 2l1 मान ले, और इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज पाइप। तो फर्स्ट ओवरटोन कहने का मतलब हुआ 3v/4l2, और ये दोनों हैं आपस में इक्वल। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप, तो ये देखो 3v तो ख़त्म हो गया, L1/L2 अगर हम लोग बात करें L1/L2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/2 यानी 2, देखो तो 24 का A। अ ट्रेवलिंग वेव रिफ्लेक्टेड एट एन ओपन बाउंड्री, ओपन बाउंड्री पर कोई फेस का चेंज नहीं होता है, और क्लोज बाउंड्री पर फेस का चेंज होता है बाय पाई, पाई से क्लोज्ड बाउंड्री पे चेंज होता है, ओपन बाउंड्री पे कोई फेस का चेंज नहीं होता, सो फेस चेंज इज 0। 26 को देखते हैं। अ ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f in air if the half tube is dipped vertically in water, then fundamental frequency of the air column is ओके। तो f के जगह पर, इस क्वेश्चन में f के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं v/2l, है ना। अच्छा, आधा ट्यूब को अगर हमने डिप कर दिया पानी में, तो उसका फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं f' हो गया, तो v तो v ही रहेगा बाई। अच्छा, आधा ट्यूब डिप करने के बाद एक एंड तो बंद हो गया ना, समझ में आ रहा है, यहाँ से तो बंद हो गया क्योंकि पानी आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन लगेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का v/4l लगेगा, तो v/4l डन है। तो v/4l, तो अभी अब लेंथ हो गया l/2, आधा ही है, तो l/2 यानी ये v/2l ही बन गया, तो v/2l ही बन गया मतलब फिर से ये f ही बन गया, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन। 27 पर आते हैं। फ्रीक्वेंसी of two sound waves are 334 and 326। बीट पीरियड, तो पहले बीट फ्रीक्वेंसी निकाल दो, तो बीट फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस आएगा, तो 334 माइनस 326 कितना का आ गया, 8 हर्ट्ज। तो बीट के लिए पीरियड अगर मैं बात करूं, तो बीट पीरियड 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना, 1 बाई फ्रीक्वेंसी हो जाएगा यहाँ, तो 1/8, क्योंकि टाइम पीरियड को 1 बाई फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, 1/8 को 0.125 लिख सकते हो, तो यानी इसका आंसर होना चाहिए थर्ड। 28 पर आ जाओ। द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ मीडियम एज 0.5 फेज डिफरेंस। अच्छा,
वेवलेंथ दिया हुआ है 0.5, फेज डिफरेंस दिया हुआ है डेल्टा फाई पाई/5। कितना मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच का? तो डेल्टा फाई को हम लोग 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल एक्स लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पाई/5। पाई पाई खत्म, डेल एक्स इक्वल्स टू बनेगा λ/10, और लैम्डा दिया हुआ है 0.5/10, सो 0.05। ठीक है, ये कुछ गलत तो नहीं हुआ, बस मुझे ये सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन का बहुत इशू लगता है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। 28 का, वेवलेंथ ऑफ अ वेव इन अ मीडियम इज 0.5, फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन एट 2 पॉइंट्स in a medium due to this wave is pi/5. तो it is pi/5, 2 pi/λ into del x is pi/5। तो ये हो गया। What is the minimum distance between these points? Minimum distance, phase difference between the oscillations। पता नहीं यार, देखना तो एक बार इसका कैलकुलेशन। मुझे ऐसा लग रहा है ग्लिम्स जैसे कैलकुलेशन कहीं पे मिस्टेक तो नहीं हो रहा है मुझसे। स्टिल अभी तो यही लग रहा है। ओके, कल जहाँ तक याद आ रहा है कि कल कुछ और देखा था इसका आंसर। एनीवे, इसके कैलकुलेशन को चेक करना, मैं एक बार वापस से रिकॉल करता हूँ। वेवलेंथ दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 क्लियर है। फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई/5, फेज डिफरेंस दिया हुआ है पाई/5। What is the minimum distance between these points? सिंपल यही होना चाहिए, 2 पाई/λ इंटू डेल एक्स। तो अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है तो यही आंसर होगा। ठीक है, ओके। 29, it is not possible to have interference between the waves produced by two violins। बात तो सही है, दो अलग अलग वायलिन है तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो ऐसे में तो उसका इंटरफेरेंस नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल सही है। फॉर इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ये भी बात बिल्कुल सही है। इतना सही सही बातें ये लोग बोल देता है, तो ए ही ऑप्शन हो सकता है ना। 30 पे चलते हैं। An open pipe is suddenly closed at one end. As a result, frequency of third harmonic of closed pipe is found to be higher by 100 Hz than of the fundamental frequency of the open pipe। तो open pipe का fundamental frequency कितना हो गया? V/2L, है ना। और जब हमने उसको बंद कर दिया था तो उसका जो थर्ड हार्मोनिक होगा तो दैट विल बी, तो बंद करने के बाद तो वो क्लोज पाइप बन गया ना। तो पहला उसका होता है V/4L, फिर नेक्स्ट होता है 3V/4L, फिर नेक्स्ट होता है 5V/4L, है ना। तो उसमें फर्स्ट होता है, फिर थर्ड ही आता है, सेकंड आता ही नहीं है। तो फर्स्ट हार्मोनिक देन थर्ड हार्मोनिक, तो थर्ड हार्मोनिक हो गया 3V/4L। ठीक है, ओके। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 100, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन पाइप। तो सबसे पहले यहाँ से V/L को कॉमन ले लो, 3/4 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 100। सो V/L इंटू ये बन गया 4, ये हो गया 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 100। सो V/L हो गया तुम्हारा 400। ठीक है, सो अभी हमसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप पूछा गया है जिसका वैल्यू होता है V/2L, है ना। तो वो हो गया V/L का वैल्यू 400 है, तो बाई 2 कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ाते हैं 31 में। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्ट करेगा ये कहाँ से कर रहा है? तो ये सॉलिड मीडियम से कर रहा है, तो डेफिनेटली ये रिफ्लेक्ट होगा तो फेस भी चेंज करेगा। ये जो ऊपर के तरफ तुम्हें पल्स दिख रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद ये नीचे के तरफ पल्स दिखेगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, खास बात ये है कि इसमें थोड़ा और डिटेलिंग दिया हुआ है। रुको, ये वाला जो पोर्शन है ये पहले जा कर के हिट करेगा, तो पहले यही वाला पोर्शन रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो रिफ्लेक्टेड में यही वाला पोर्शन ऐसा रहेगा, और ये वाला पोर्शन बाद में आ रहा है तो ये वाला पोर्शन भी बाद में रहेगा।
ऐसा टाइप का। कैसे बन रहा है मुझसे आज, एक तो उल्टा हो गया, पहले ये वाला पॉइंट टकराया, तो ये वाला पॉइंट का सबसे पहला रिफ्लेक्शन होगा, इसमें दिख रहा है मुझे या तो सी होगा या तो डी होगा। अब सी और डी में से कौन सा होगा, बस मुझे वो सोचना है। तो सी और डी में से देखो, अगर मैं डी पे जाता हूँ, एक्चुअली एरर मुझे दोनों में ही दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे एरर तो दोनों में ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली कम एरर है फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि ये सामने वाला पोर्शन अगर टेढ़ा है तो इधर जब रिफ्लेक्ट करेगा तब सामने वाला पोर्शन ही टेढ़ा होना चाहिए। पीछे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट देखो वर्टिकल है, तो पीछे वाला पोर्शन ऑलमोस्ट वर्टिकल ही होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना। 31 का ऑप्शन डी होना चाहिए, दैट इज मोर करेक्ट। चलिए 32, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग इज 256 if the length of string is reduced to 1/4 keeping the tension unaltered, the new fundamental frequency will be। तो F होता है V/2L, करेक्ट। इसमें उसने बोला है कि टेंशन को अनअल्टर्ड रखा है, तो टेंशन अगर चेंज नहीं होगा तो V भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और लेंथ को उसने 1/4 कर दिया, यानी F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ को 1/4 करोगे तो फ्रीक्वेंसी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो पहले फ्रीक्वेंसी था 256, तो इसका 4 टाइम्स, समझ में आ रहा है ना, तो उसका 4 टाइम्स हो जाएगा 1024, ठीक। चलो 33 पे आते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप इंक्रीजेज एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ऑब्वियस है ना, F इक्वल्स टू होता है V/2L, और V जो होता है साउंड होगा इसमें, ऑर्गन पाइप में तो साउंड, तो साउंड के लिए हम लोग जो V लिखते हैं याद होगा, V इज इक्वल्स टू √γ/T/m0, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से तो स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, सो इट इज करेक्ट। रीजन में क्या बोला है, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेज मोर रैपिडली। यस करेक्ट है, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके 34, अ साउंड एब्जॉर्बर एटेन्यूएट्स, एटेन्यूएट्स मतलब होता है घट जाता है, एटेन्यूएट्स द साउंड लेवल बाय 20 dB, द इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय। तो इसका मतलब है लाउडनेस डिक्रीज बाय 20 dB, समझ में आ रहा, ये इसका मतलब है। तो लाउडनेस का इंटेंसिटी के साथ बता तो चुका हूँ, तो जब भी लाउडनेस में कुछ भी चेंजिंग आता है, जैसे लाउडनेस में अगर मान लो कि 10 पॉइंट का चेंजिंग आ जाए, तो इंटेंसिटी का चेंजिंग में तुम्हें कैसे समझना है, 10⁻⁴ करके यहाँ देखना। तो यहाँ जितना भी तुम्हें पॉइंट्स दिख रहा हो, तो जैसे यहाँ 10 लिखा तो 10 लिख दो, बस लास्ट से एक बीच में पॉइंट रख दो, तो यानी 10⁻⁴। तो यानी ये कितना हो गया 10। फिर से एक बार और समझाता हूँ, जैसे लाउडनेस में अगर 20 पॉइंट्स का चेंजिंग हुआ तो इंटेंसिटी में कितना टाइम्स चेंजिंग होगा, उसके लिए 10⁻⁴, यहाँ जितना भी चेंजिंग दिखा रहा है इसको यहाँ रख दो, ये हो गया 20, बस ये लास्ट में से एक पॉइंट को एक डिजिट को छोड़ के पॉइंट रख दो, यानी 10⁻² हो गया ये। 10⁻² मतलब कितना हो गया ये 100। फिर से एक बार और समझाता हूँ, लाउडनेस में अगर 30 dB का चेंजिंग है तो बताओ इंटेंसिटी में कितने का चेंजिंग होगा, तो 10⁻30 लिखोगे, बस 0 से पहले एक पॉइंट डालो, तो यहाँ पे 3.0, तो यानी 10⁻3 यानी 1000। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा भाई, इंटेंसिटी डिक्रीजेज बाय फैक्टर 100। चलिए 35 को देखो, 35 में हमें मैच करना है, लाउडनेस से इंटेंसिटी डायरेक्टली रिलेटेड है, होप से सबको मालूम भी हो, L इक्वल्स टू, है ना, 10 log I/I0, मालूम है ना सबको, गुड। तो A का हो गया R, A का हो गया R, ये तो हो गया B, बाकी को मैच करके देख लो, पिच फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, क्वालिटी वेव फॉर्म से रिलेटेड है। 36 पे आ जाओ, 2 ट्यूनिंग फॉक्स A एंड B प्रोड्यूस नोट्स और फ्रीक्वेंसीज 258 एंड 262, यानी कितना का गैपिंग हो रहा है, 4 का। एन अननोन नोट साउंडेड विथ A प्रोड्यूसेस सर्टेन बीट,
व्हेन द सेम नोट इज साउंडेड विथ बी द बीट फ्रीक्वेंसी गेट्स डबल्ड। इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम, चारों ऑप्शन के साथ जाओ, मतलब फटाफट चेक होगा। 250 लो, 250 का ए के साथ में अगर बीट देखेंगे तो आएगा 8 हर्ट्ज का, और इसका बी के साथ में अगर बीट देखेंगे तो आएगा 12 का। क्या डबल वाला रिलेशन बना? क्योंकि उसने बोला था बीट गेट्स डबल्ड, तो डबल तो नहीं हुआ। तो ऐसे 250 को छोड़ दे, 254 को ले, 254 का ए के साथ लो, 254 का ए के साथ लेते हैं। इसका ए के साथ अगर लेंगे तो 4 आएगा, फिर अगर बी के साथ लेंगे तो 8 आ जाएगा। हो गया ये, दैट्स इट। तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा। ठीक है। 37, इन अ स्टेशनरी वेव ऑल द पार्टिकल्स, हाँ वाइब्रेट तो करते हैं इन द सेम फेज, तो लेकिन बिटवीन टू नोड्स, इन द रीजन बिटवीन टू नोड्स, ये वाला करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन, है ना। ये नहीं कि जो नोड के बीच में नहीं है वो सब पार्टिकल्स को भी तुम वाइब्रेट करवा दो, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमेशा ये स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद 38 पे आ जा। 38 में क्या है कि ये ट्यूनिंग फॉक है। अच्छा, इसी का तो फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, इसका एफ पूछ रहा है। इसको हम लोग दूर किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एयर कॉलम क्रिएट हो रहा है। डन। तो यहाँ से कब कब आ रहा है रेजोनेंस, एक 13 सेंटीमीटर पे, एक 41 पे, एक 69 पर। ठीक है, मतलब समझना, जब ये एयर कॉलम 13 सेंटीमीटर का हुआ तब रेजोनेंस हुआ, जब ये एयर कॉलम कितना हो गया रे 41 सेंटीमीटर का तब भी रेजोनेंस हुआ। तो अगर ये फर्स्ट टाइम में रेजोनेंस अगर ऐसा हुआ था, तो सेकेंड टाइम में ये हुआ, थर्ड टाइम में, तो कोई भी दो लेंथ का डिफरेंस तो हम लोग बोल ही सकते हैं ना। तो कोई भी दो लेंथ का डिफरेंस कितना क्या बराबर होगा, तो λ/2। ये सब करने की जरूरत तो है नहीं। कभी भी दो कंजिक्यूटिव हार्मोनिक्स में जो दो लेंथ होता है उसके बीच का डिफरेंस कितना होता है, λ/2। तो कोई भी दो लेंथ का डिफरेंस ले लो ना, 41 माइनस 13 कर लो, या 69 माइनस 41 कर लो, है ना। ये कितना आ रहा है 28 का डिफरेंस। तो मतलब यहाँ से लैम्डा हो गया 56 सेंटीमीटर, मतलब 0.56 मीटर, है ना। ऐसा यूनिट में ही रखो। और हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी, तो F इक्वल्स टू वी बाई लैम्डा यूज कर लो। तो V की जगह पर है 350 बाई 0.56। अब इसको तो सॉल्व तुम लोग ही कर सकते हो, है ना। को सॉल्व करके मुझे बताना कितना आंसर आ रहा है, क्योंकि ये तो नहीं कर पाऊंगा, है ना। चलो देखते हैं। 39, अ मैन स्टैंड्स इन अ नैरो स्टीप साइडेड वैली। एक वैली है ऐसा, यहाँ पर वो आदमी है। ठीक है। व्हेन ही शाउट्स ही हियर्स टू इकोज। ऑब्वियस है, एक इको इधर से सुनेगा, एक इको उधर से सुनेगा। ठीक है, टू इकोज, वन आफ्टर 1 सेकेंड एंड अदर आफ्टर 2 सेकेंड। ओके, मतलब साउंड इधर जो गया इधर जा करके आया 1 सेकेंड में, और जो साउंड उधर गया है उधर जा करके आया है 2 सेकेंड में। तो इधर के तरफ लेफ्ट साइड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया रे साउंड, तो इसका स्पीड कितना था 330। तो 330 से 1 सेकेंड में जा करके आ भी गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इनटू टाइम। पहले ये समझो इसको, ये d1 अगर मैं बोलूँ तो d1 डिस्टेंस साउंड गया भी और आया भी, तो 2d1 इक्वल्स टू 330 इंटू 1 स्पीड इंटू टाइम। और अगर ये वाले डिस्टेंस को मैं d2 मान लेता हूँ तो 2d2 इक्वल्स टू 330 इंटू 2, है ना। दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो 2 टाइम्स d1 प्लस d2 इक्वल्स टू 990। सो d1 प्लस d2 कितना हो गया रे, 500 के आसपास, 500 के आसपास यही हो जाएगा। ये तो यही है विड्थ ऑफ द वैली, d1 प्लस d2। क्लियर हुआ ना। चलो नेक्स्ट, अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स गो थ्रू दिस।
A simple pendulum has time period t1. The point of suspension is now moved upward. तो टाइम पीरियड t1 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई रूट L/g, ठीक है। अब जब उसको ऊपर की तरफ लेकर के गया है y इक्वल्स टू के टी स्क्वायर से, तो इस यहाँ से पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो 2 बार, तो a निकलेगा, तो ये निकल गया k इंटू 2t, तो 2k, k का वैल्यू है 1, तो यानी 2 ही आ गया। मतलब उस पेंडुलम को हम लोग ऊपर की तरफ लिफ्ट किए हैं 2 से, 2 के एक्सेलरेशन से, तो नया टाइम पीरियड क्या बनेगा, तो 2 पाई अंडर रूट L बाई, ऊपर ले जाने पर g बढ़ जाता है ना, तो यहाँ पर g प्लस a हो जाएगा। अब पूछा t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर, सो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, 2 पाई तो खत्म ही होगा, पर से स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट भी खत्म, L भी खत्म, यानी ये बन गया g प्लस a बाई g, तो यानी 10 रख दो, 10 प्लस 2 12 बाई 10, तो 6/5, ठीक है। चलिए 41 को देख लेते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द पॉइंट P, ये डायरेक्टली ही तुम्हें ध्यान में रख लो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में ये आता है, ये कॉन्सेप्ट ही है। K1 A1 इक्वल्स टू, अगर इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड A1 है, इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू A, क्योंकि ये टोटल एम्पलीट्यूड A है और इन दोनों का K इक्विवेलेंट, तो यहाँ से A1 तुम्हें निकल करके आ जाएगा, ठीक है। K इक्विवेलेंट इसमें कितना होता है, K1 K2 बाई K1 प्लस K2, तो आवर आंसर शुड बी दिस वन, ठीक है। चलो 42 पे आ जाओ। 42, अच्छा इसमें क्या किया उसने, स्पीड को 3 टाइम्स कर दिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a/3। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है ना। तो पहले हम लोगों को v, क्योंकि इसमें ओमेगा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ओमेगा होता है अंडर रूट k/m, सो ओमेगा रहेगा अनअल्टर्ड, ठीक है। अब 2a/3 के डिस्टेंस पर v, पहले v निकालो, v होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x के जगह पर रख दो 2a/3, यानी ये ओमेगा a बाहर आ गया, 1 माइनस 4/9 यानी 5/9, यानी ये आ गया रूट 5/3। ये वहाँ पर स्पीड है, ये इनिशियल स्पीड। जो फाइनल है वी आई कर दो, तो वहाँ पर वी फाइनल कितना हो जाएगा, इसका 3 टाइम्स अगर हम कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स वी इनिशियल, तो ओमेगा ए इंटू रूट 5, ओके। अब इस v फाइनल के जगह पर फिर से हम लोग अगर लगा दें ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा ओमेगा a इंटू रूट 5, क्योंकि ओमेगा चेंज नहीं हुआ, हाँ एम्पलीट्यूड चेंज हुआ ना, तो नया एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ a डैश लगा दो, ठीक है। तुम लोगों को ये वाला लाइन समझ में आया क्या, पहले v इनिशियल यहाँ पर से निकाल दिया, ये v इनिशियल, तो ये निकाल दिया, फिर उसको 3 टाइम्स करके एज पर द क्वेश्चन v फाइनल निकाला। अब v का जो इक्वेशन होता है ना, जैसा इक्वेशन होता है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वैसा ही इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया, बस ये एम्पलीट्यूड के जगह पर नया एम्पलीट्यूड लिख दिया a डैश, x तो वही रह गया 2a/3, तो बेसिकली ओमेगा ओमेगा विल गेट कैंसल्ड आउट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर भी कर ही दो, तो a डैश का, ये इसी को सॉल्व कर रहा है ना, देखना a डैश का स्क्वायर माइनस x के जगह पर क्या 2a/3, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू, राइट साइड में हो गया a स्क्वायर इंटू 5, और वाह कितना हो जाएगा रे, तो a डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 5a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाय 9, 9 5 जा 45 प्लस 4 49, 49 a स्क्वायर बाय 9। चाहता क्या है ये, मुझसे खून पी गया इस क्वेश्चन में,
7a/3, 7a/3 है, यस, बट ऑलमोस्ट आधा खून तो इसने पिया ही है मेरा। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया तुम लोगों को, यही मेरे लिए बहुत है। चलो 43 देखो, द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो दिया हुआ है, ये द मोशन कैसा होगा। ये इक्वेशन ना, मतलब यहाँ का ये क्वेश्चन भी नहीं, ये काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है। जो आर है तो आर के लिए पहले एक्स लिखो, ये जो आई कैप वाला है, तो एक्स हो गया ए कॉस ओमेगा टी, फिर वाई लिख दो ए साइन ओमेगा टी। तो उसका अगर मोशन पूछ रहा है तो मतलब हमने उसका लोकस निकालना पड़ेगा, है ना, और उसके लिए एक्स और वाई का रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखो, एक साइन है एक कॉस है, तो ऊपर वाले में से कॉस ओमेगा टी का वैल्यू अगर निकाल दें वो हो गया एक्स बाई ए, और नीचे वाले में से साइन ओमेगा टी का वैल्यू अगर निकाल दें तो ये हो जाएगा वाई बाई ए। दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो बनेगा 1, मतलब ये फाइनली बनना चाहिएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये इलिप्स नहीं बन पाया, ये सर्कल बन गया क्योंकि ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, सो इट विल बी अ सर्कल। ओके 44 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन को देखो, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है दिया हुआ, वो पूछ रहा है टाइम पीरियड। दैट्स द गुड थिंग, पहले फोर्स निकालो, फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो यहाँ से आ गया, उसको डिफ्रेंशिएट करो तो यू नॉट का 0 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर का, ये हो गया -2 अल्फ़ा एक्स। तो फोर्स में ये जो है, ये वाला जो टर्म है 2 अल्फ़ा, तो इसको हम एम ओमेगा स्क्वायर से कोरिलेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से निकालेंगे ओमेगा, तो 2 अल्फ़ा बाई एम का अंडर रूट, और फिर लिखेंगे टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा करके। सो आवर सेकेंड ऑप्शन शुड बी द करेक्ट। ठीक है, चलो 45, वेरी गुड क्वेश्चन। Two bodies of masses 1 kg and 4 kg are connected to a vertical spring as shown in the figure. The smaller mass executes SHM of frequency है 25 रेडियन पर सेकेंड, यानी ओमेगा इसका दिया हुआ है 25, एम्पलीट्यूड दिया है 1.6, ए हो गया 1.6। तो द मैक्सिमम फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द फ्लोर, फ्लोर पर कितना फोर्स लग सकता है। तो दोनों मास है 4 kg 1 kg। पहले तो ये बात समझो कि मैक्सिमम मास जब लगेगा ना, सॉरी मैक्सिमम फोर्स जब लगेगा उस वक्त ये जो स्प्रिंग है ना ये फुल्ली कॉम्प्रेस्ड रहेगा, यानी ये मास अपने नीचे वाले पोजीशन पे रहेगा। समझ आ रहा है। तो फ्लोर पर फोर्स लगाने के लिए दोनों मास भी है और ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो भी नीचे की तरफ इसको धक्का मारेगा। क्लियर है। सो आवर force will be F max is capital mg plus small mg plus वो जो स्प्रिंग का जो मैक्सिमम फोर्स है ना kx, यानी m ओमेगा स्क्वायर x, x में मैक्सिमम है तो a ले लो एम्पलीट्यूड, समझे कि नहीं। तो ये हो गया 4, ये 4 kg है, 4g प्लस 1g यानी टोटल हो गया दोनों मिला के 5g प्लस m ओमेगा स्क्वायर है। अब यहाँ पर m कौन सा वाला, तो जो ऑसिलेट कर रहा है, तो ऑसिलेट कर रहा है ऊपर वाला मास, उसी का तो होगा ना यहाँ पर, ये जो ये SHM वाला फोर्स है, तो वो हो गया m की जगह पे 1 और ओमेगा हो गया 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू ए की जगह पर है 1.6, लेकिन वो सेंटीमीटर में है तो 1.6 बाई 100। चलो ओवरऑल 50 से तो थोड़ा ज़्यादा ही होगा, 50 से तो ये तो 5G तो 50 हो गया, 50 प्लस ही होगा ना, तो ये तो एक ही ऑप्शन है 60। ओके, ये पेपर मुझे टफ तो नहीं लगा एज सच अगर मैं बोलूँ, हाँ, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 45 है, 44 है, 43 को नहीं बोलूँगा, 42 है, ये सब कुछ क्वेश्चन है, जैसे 40 है, देन 38 है, ये सब जो कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं। 36 को भी मैं बोलूँगा, 37 को भी बोलूँगा, इसके बाद 34, देन 32,
देन कौन सा है और रुको, 25 तो कॉन्सेप्चुअल है, आप ठीक ही है, वो बढ़िया कर सकते हो। 26 भी, 26 हो गया। देन 23 और ये टू क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद तो इधर इधर पे और तो मुझे नहीं कोई दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कॉन्सेप्चुअल है। क्वेश्चन नंबर 10 काम का है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और कौन सा हो गया, और क्वेश्चंस तो नहीं है ऐसे जिसको कि मैं बोलूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हैं सबके सब अच्छे क्वेश्चन, लेकिन ये सब जो कुछ क्वेश्चन बोला ये सब कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसे दोबारा से आप करो। अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन का आंसर जैसे मुझे एक क्वेश्चन लगा था जिसका कि आंसर शायद मैंने जो पहले किया था और जो अभी किया, दोनों आंसर में मुझे थोड़ा थोड़ा लगा जैसे डिफ़र कर रहा है। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो मैं ध्यान देता हूँ, होगा तो मैं आपको बताऊँगा। जैसे उसमें से एक 28 मुझे ऐसा लगा था, 28 भी लगा। एंड देन मुझे एक 31 भी लगा। कि जब मैंने पहली बार देखा था तो उसमें थोड़ा सा डायग्राम जो था ना वो थोड़ा दूसरा मैंने देखा था, और अभी इसमें थोड़ा एरर के साथ देख रहा हूँ, इसीलिए अभी ऑप्शन को डी को बताया, जबकि पहले इसका ऑप्शन सी को मैंने करेक्ट बोला था। तो ये गिवन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, 31 का डी, ठीक है। और 28 का अभी मुझे लग रहा है जैसे कि पहले जब किया था तो वो शायद डी आया था कभी, और अभी ए आ रहा है। तो एनीवे इन दोनों को एक बार रीचेक करो, मेरा भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। अगर मिलता है तो मैं ग्रुप में भी डालूंगा और तुम लोग भी मुझे बताओ, ठीक।